बेटा हम लोग बात कर रहे थे राइबोसोम की, राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन बेटा अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक बात इधर ध्यान देना, तो एक चीज़ आपको सीधे बता दी जाती है, आप बच्चे रट लेते हो कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, आप यही पढ़ लेते हो। लेकिन सवाल जो उठता है मतलब एग्ज़ाम में, इधर ध्यान देना कुसुम, बेटा आप भी नीट दोगे, इधर ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपने राइबोसोम पढ़ा है, RER पे पढ़ा है ना, और राइबोसोम आपने यहाँ बिखरा हुआ भी पढ़ा है। यूकैरियोट में अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो है वो उसके लिए प्रोटीन बनाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेना देना है कि हमारे साइटोप्लाज्म में दो तरह के राइबोसोम है, एक यहाँ बिखरा हुआ, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। और ये क्लियर सी बात है कि राइबोसोम का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाना है। क्या काम है? प्रोटीन बनाना। याद है ना कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। उसे बंद करो, बंद करो उसे, बुक को, बाद में कोई समझ नहीं आया, आधा मम्मी पे आधा दोस्त पे, तो न मम्मी अच्छी लगी कि दोस्त। इधर ध्यान देना, तो तुम नहीं समझोगे बेटा, समझदार बच्चा समझ जाएगा। मतलब मम्मी कहती दोस्तों के साथ मत घूमो, तुम दोस्तों पे मन लगाए रहते तो मम्मी बुरी लगती, मम्मी मना क्यों कर रही, बस इतना कहना था। हाँ इधर देखो, अब सवाल है कि दोनों का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ का प्रोटीन किस काम आएगा, यहाँ का प्रोटीन किस काम आएगा। अब आप कहोगे सेल में बन रहा है, सेल के काम आना चाहिए। आप सोच तो सही रहे हो, लेकिन ये दोनों पे लागू नहीं होता बेटे। जो साइटोप्लाज्म वाला राइबोसोम है, ये वाला, इसका बना हुआ प्रोटीन सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। समझ गए? जो भी हो, चाहे वहाँ ग्लाइकोलाइसिस हो रही हो, ग्लूकोज टूट रहा हो, चाहे सेल डिवीजन की प्रोटीन बन रही हो, एंजाइम बन रहा हो, कुछ भी हो रहा, सारा का सारा किससे बनेगा? इससे बनेगा। लेकिन बेटा जो यहाँ बना हुआ है ये सेल के अंदर काम नहीं आएगा, सेल के अंदर काम नहीं आएगा। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मतलब सेल के बाहर निकलेगी। अर्थात जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है वो बेटा कैसी प्रोटीन बनाती है? सिक्रीटरी। कैसी बनाती है? सिक्रीटरी। सिक्रीटरी जो सिक्रीशन के समय सेल से बाहर निकल जाती है। अब आप कहोगे सिक्रीटरी प्रोटीन कौन सी होती है? बेटा आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन ही तो है केमिकली ना, वो सिक्रीट ही तो होते हैं। आपकी एंटीबॉडी प्रोटीन ही तो होती है। आपके हार्मोन कुछ जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, सारे के सारे कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बनेंगे। समझ गए? इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट जो राइबोसोम है वो सिक्रीटरी प्रोटीन बनाएगा, और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाएगा फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। समझ गए? मतलब अगर आपका रेस्टोरेंट का ढाबा है तो लोग बिजनेस है तो वहीं रहेगा, अगर घर का खाना है तो घर में खाओगे। ये आपकी शॉप है जिसका माल आप बेचते हो, घर में नहीं यूज़ करते। एक्सपोर्ट क्वालिटी, समझ गए ना? बस इतना याद रखो, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अब कैसे एक्सपोर्ट होता है जब हम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक? वहाँ मैकेनिज्म है इसका। चलो लिखो स्टार पॉइंट बना के, स्टार बना लो, फंक्शन हो जाएगा। 2 स्टार पहले लिखे होगे, ये 2 और लिख लो। लिखो राइबोसोम इज साइट फॉर गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, बताएं। हाँ बोले मैडम। हाँ 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 पता है मैडम, पता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कहाँ थे हम लोग? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लिख लिया? आप सुनो बेटा, इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट इसे कहते हैं इंजन ऑफ सेल। इंजन, इंजन समझते हो? जो चलाता है जनरेटर को चलाने के लिए, कई चीज़ों को चलाने के लिए हम इंजन यूज़ करते हैं, इसे इंजन ऑफ सेल कहते हैं। बट आपको लिखना नहीं है, मैं बता दिया, कहीं लिखा मिल जाए
तो पढ़ लेना, हाँ ये है, बट एग्ज़ाम में नहीं आता, इंजन ऑफ सेल एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक, चलो अब अगला स्टार लिखो। प्रोटीन synthesized by cytoplasmic ribosome proteins synthesized by cytoplasmic ribosome used in, कहाँ यूज होते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म, used in cellular metabolism, while जबकि proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum, वैसे होता है ऑन द सरफेस ऑफ, लिख सकते हो ऑन, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूज्ड एज सिक्रीटरी सब्सटेंस, यूज्ड एज सिक्रीटरी, ये सिक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में यूज होते हैं, यूज्ड एज सिक्रीटरी सब्सटेंस। हो गया। अब सिक्रीटरी सब्सटेंस इसलिए एंजाइम के फॉर्म में भी आएंगे, हार्मोन के फॉर्म में भी आएंगे, एंटीबॉडी के फॉर्म में भी आएंगे, ठीक, इसलिए। और ये बात बेटा ना आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं मिलेगी, कुछ एक बुक में मिलेगी, कुछ एक में नहीं मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम में ये सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने मेंशन करा दिया। बेटा डॉक्टर देखे हो, वो इंसान होते कि नहीं, ह्यूमन होते कि नहीं होते हैं। इंजीनियर वो भी ह्यूमन होते हैं, टीचर तुम, उसी तरह प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, समझ गए। चलो इतना कर लिया। चलो बेटा अब हेडिंग बनाना, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। स्नेहा इधर देखो, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। बेटा ध्यान देना, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल में सबसे बाहर की ओर क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। ठीक। और कुछ यूकैरियोट्स में पाया जाता है वैक्यूल। क्या पाया जाता है? उसके अलावा जो बचा हुआ सब कुछ है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज, सब मिला के बनता है बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। हो गया। अगर अभी कोई बनाएगा नहीं, इधर देखना, प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस निकाल दें, इधर कर दें न्यूक्लियस, तो जो बचा हुआ है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, लेकिन हम तीसरी भी लिख सकते हैं।
एक तो हम यहाँ लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, दूसरा लिखेंगे सेल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल, तीसरा हम लिखना चाहे लिख सकते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस। लेकिन नॉन लिविंग सब्सटेंस अक्सर हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में सारा वही पढ़ते हैं, समझ गए। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सेल ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेलीज, हो गया। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म, फिर ऑर्गेनेली, फिर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर वैक्यूल, फिर सेल। ठीक, आप कहोगे तो चेंज कर दूंगा, लेकिन पढ़ने का सीक्वेंस यही है। तो चलो आप एक बार इस फ्लो चार्ट को बना लो। बन गया सबका? हेडिंग बनाओ प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल में कभी ग्लाइकोकैलिक्स मैंने पढ़ाया? प्रोकैरियोट उसके बाहर पढ़ाया, सेल वॉल में नहीं पढ़ाया बेटा। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, में पाया जाएगा, अलग से नहीं, उसी में अटैच। चलो हेडिंग बनाओ प्रोटोप्लाज्म। बना लिया? अच्छा, आप लोगों ने कभी बेटा वो प्रवचन सुना है? मम्मी पापा वाला नहीं, जो महंत जी वाला होता है, हाँ? तो उनकी सबसे पहले लाइन पता क्या होती है? जीवन क्या है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जीवन क्या है। आप जीवन को टच भी कर सकते हो। चलो इधर देखते हैं, चलो इधर देखो, अभी मिल जाएगा इस सवाल का जवाब। बेटा आप लोग अपने लेवल का सोचते हो, कोई कह रहा है लड़के का नाम है, कोई कह रहा है लड़की का नाम है, कोई कह रहा है मूवी का नाम है, लेकिन बेटा इसमें बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजी का नाम क्यों सेठ जी? इधर देखो, प्रोटोप्लाज्म। चलो बेटा इधर लिखना, प्रोटोप्लाज्म वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन in 1835 and he named it sarcode, and he named it sarcode। चलो लिखो
It was first discovered by Dujardin in 1835 and he named it सारकोड, और उन्होंने इसे क्या कहा? सारकोड कहा। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा था, ठीक। अब सवाल है प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? टर्म प्रोटोप्लाज्म was used by Purkinje. Used by Purkinje. Term protoplasm was used by Purkinje in 1837. Term protoplasm was used by पुरकिंजे इन 1837। पुरकिंजे आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया है, पुरकिंजे वर्ड हार्ट में नहीं, हार्ट में पुरकिंजे फाइबर। हाँ बेटा, जैसे बचपन में तुम्हारा नाम रोली था लेकिन अच्छा नहीं लगा, घर वालों ने ये रख दिया था ना, चिंटू। तुम्हारा नाम चिक्की नहीं था? ये वो चिक्की वो जो खाते हैं, वो खाते हैं ना, वो मूंगफली वाली, क्या बोलते हो? चिक्की तो बोलते हैं। हाँ, विंटर में आती है। अरे उसको गांव में क्या चिक्की चिट्टी ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, चिक्की, हाँ जो भी है। क्या बात करते हो, थोड़ा सा गांव में भी रह लिया करो शहर वालों। इधर देखो, टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज यूज्ड बाय पुरकिंजे इन 1837। लिखना इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म वॉज टोल्ड बाय, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म वॉज टोल्ड बाय ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल 1839। ह्यूगो वॉन मोल, मोहल लिखा है, मोल है, ह्यूगो वॉन मोल। VO है, वैन नहीं है। नहीं तो वैन पढ़ लो, मिला हुआ था ना। नहीं वो अलग है। लिख लिया, लिख लिया। अब अगला पॉइंट स्टार बना के, अब यही बताने चल रहा हूं जीवन क्या है, देखना। अकॉर्डिंग टू हक्सले, according to Huxley, protoplasm is physical basis of life। अगर आप देखना चाहते हो जीवन क्या है तो प्रोटोप्लाज्म को देखो। फिजिकल फॉर्म में जो जीवन है वो प्रोटोप्लाज्म है, ये लिविंग थिंग है। इस लाइन का मतलब हुआ कि जीवन जो अगर, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अगर कोई पूछे कि सपना कौन है तो हम लोग कहेंगे ये फिजिकली सपना ये है, ठीक है। उसी तरह जीवन आपको तो हमारे अंदर जीवन है, तो वो जीवन जो है फिजिकल फॉर्म में क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म है। पता क्यों? जिस दिन प्रोटोप्लाज्म अपना नेचर खत्म कर देता हम लोग मर जाते हैं। ये जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल फॉर्म है लाइफ का। समझ गए मिस्टर जयदेव? भाई ऐसे से सवाल ना किया करो। हद हो गई तुम्हारी। नहीं दिखाने तो मैं दिखा दूंगा कि कोई भी लीफ वगैरह निकाल कर ट्रांसफर सेक्शन काट के लाइट माइक्रोस्कोप में दिखा दूंगा, बट उसमें पूरा का पूरा टिश्यू, पूरा का पूरा सेल दिखेगा। तो वो जो दिखेगा ना, वो जो अंदर
अगर इसको हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देखें, देखो बेटा, अगर लिविंग थिंग देखना है तो आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। जो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप अपने लैब में रखे हैं और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो बुक में नीचे लिखा रहता है बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों में लिविंग थिंग नहीं देख सकते। ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि लिविंग देखने के लिए हमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इन दोनों से नहीं देख सकते और क्या। अब इस माइक्रोस्कोप में आप लिविंग सेल रखोगे अपने लाइट वाले में, इसमें तो काट पीट के ही रखते हैं ना। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि लिविंग के लिए आपकी आंखें खराब है, मैं बता रहा हूँ इसमें हम लोग काट पीट के रखते हैं। लिविंग देखना है तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप लाओ, वो आपके मेडिकल लैब में मिलती है, जो बड़े बड़े हमारे मेडिकल लैब हैं। ये तो लाइट माइक्रोस्कोप है। चलो लिख लिया इतना। और ये सवाल पे स्टार लगा हुआ है बेटा, ये सवाल आता है, ठीक। अब सवाल है डिफाइन करो कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। योगी आदित्यनाथ बताओ, कितना महान उपाधि तुम्हें दी गई, पता है, महान इंसान है, योगी भी है, शासक भी है, समझ गए कि नहीं। तो चलो बताओ, लिखो प्रोटोप्लाज्म इज, नहीं ऐसे, प्रोटोप्लाज्म इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड की स्पेलिंग गलत लिखे हो जसविंदर, COLLOIDAL, कहाँ लिखा है? LLOI, तुमने IO लिखा है। कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रोटोप्लाज्म इज कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा रुको, आपने 9th 10th या 11th के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें आपने होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंस, ऐसे पढ़ा होगा ना बेटा। ये जो प्रोटोप्लाज्म है हमारा कोलाइड फॉर्म में होता है, और इसका जो कोलाइडल नेचर की बात मैं कर रहा हूँ ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोटोप्लाज्म को सबसे अलग यही बनाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो कोलाइडल नेचर है ये तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक सेल जिंदा है। जैसे सेल डेड हुई, कोलाइडल नेचर ख़त्म। और इसीलिए हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इस फीचर और कैरेक्टर ऑफ दिस, इसका एक लिविंग कैरेक्टर है, इसका एक नेचर है, जैसे ही मरी वैसे डिसअपीयर हो जाएगा। और एक बात बताएं, इसी वजह से अगर आपको देखें तो आप कोलाइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक हमारे पास सॉल्वेंट है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ वैक्यूल है। ये सॉल्वेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर होता है, और वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स घुले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीज़ें हैं, ठीक, कोलाइड फॉर्म में दिखता है। एक बात और बता दें आपको, याद रखना, पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटोप्लाज्म का ऑन एवरेज 70% पार्ट पानी बनाता है। कौन बनाता है? पानी। ऑन एवरेज 70% बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ कुछ में कम ज़्यादा भी होती रहती है। जैसे अगर हम सीड की बात करें, बीज की बात करें, तो 10 से 15% पानी होता है। अगर स्पोर्स की बात करें, लगभग 5% पानी होता है। अगर वहीं हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, हाइड्रो मतलब पानी, फाइट मतलब प्लांट, जो तालाब में, नदियों में पाए जाने वाले प्लांट हैं, जैसे इकॉर्निया है, आपके जोड़ में उगी रहती है, निलंबो नुसिफेरा, लोटस है, हाइड्रिला है, जो एक्वाटिक प्लांट है। अगर इनकी बात करें, मुस्कान इधर देखो, वहाँ नहीं लिखना है, नोट्स पे लिखना है। अगर हम हाइड्रोफाइट की बात करें तो इसमें पानी लगभग 90% होता है प्रोटोप्लाज्म में। लेकिन हमारे पास एक जेलीफिश है, इसमें पानी अप टू 99% होता है। जेलीफिश प्लांट हो सकते हैं, ये प्लांट है ना, हाइड्रोफाइट है। लक्ष्य का अपना लक्ष्य भूल गई थी उस समय। इधर देखना, जेलीफिश ये क्या होता है, 99% तक पानी पाया जाता है। ये पानी की कंटेंट की वेरिएबिलिटी मैंने लिखा है, बट हम लोग बोल देते ऑन एवरेज 70% होता है। हमारी बॉडी में ऑन एवरेज 70% है। पानी पता किस लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी में? क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेल के अंदर जितनी प्रोसेस होती है सारी पानी के अंदर होती है।
और एक कमाल की बात बताएं आपको, हमारा लिविंग कई चीज़ों का एक्सेप्शन है। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पानी में नहीं घुलता, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे सेल के भीतर पानी में ही ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी होती है। कमाल है ना। लैब में एक टेस्ट ट्यूब में एक से ज़्यादा रिएक्शन एक साथ नहीं करा सकते, बॉडी में करोड़ों रिएक्शन एक साथ चल रही होती सेल के भीतर, कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर साइंस सीखना है तो, लेकिन हमारा मोटो क्या होता है, रोजी रोटी कमानी है जी, पढ़ा दो सिलेक्शन हो जाए, कमा लेंगे हम भी। पढ़ने के लिए कौन पढ़ता है, सारे हम लोग इंसान खाने के लिए मर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सही है ना। इसलिए समझ में आ गया ना, बस सवाल हो जाता है, इसके आगे नहीं सर, बस बस बस। क्यों सेठ जी, चलो सेठ जी कहते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है, जब कहोगे 2 ट्रक सोना भेज देंगे। चलो इसीलिए दोनों ने उसको दोस्त बना रखा है। चलो लिख ले, आगे लिखो, लिखो प्रोटोप्लाज्म इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। आगे लिखना कोलॉइडल नेचर, हाँ लिख लो, कोलॉइडल नेचर इज कैरेक्टर और फीचर ऑफ लिविंग सेल, कैरेक्टर और फीचर ऑफ लिविंग सेल। कोलॉइडल नेचर इज कैरेक्टर और फीचर ऑफ लिविंग सेल। अब रीजन कोई पूछ ले हम क्यों कंसीडर करते हैं फीचर, उस फुल स्टॉप लगा के लिखना, तो रीजन अगला पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। आफ्टर डेथ ऑफ सेल कोलॉइडल नेचर डिसअपीयर। आफ्टर डेथ ऑफ सेल कोलॉइडल नेचर डिसअपीयर। हो गया, मरते ही क्या होता है, कोलॉइडल नेचर डिसअपीयर हो जाता है। अच्छा एक बात मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको बताने चल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में एक जगह ये वर्ड आता है, ठीक, इधर ध्यान देना। मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ठीक, ये मान लो ये वैक्यूल है, हो गया। यहाँ पूरा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट हमारा भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी सब कुछ भरा हुआ है, ठीक, इधर ध्यान देना। ये प्रोटोप्लाज्म हमारा प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट शो करता है, समझ गए। ये साइटोप्लाज्म पूरा ऐसे घूमेगा, सेल में ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा। अगर किसी एक वैक्यूल के या सेंटर बना के इसे घूम रहा हो, इसे हम लोग कहते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। अगर कुछ ऐसे घूम रहा हो, इसके चारों ओर भी घूम रहा है, इसके चारों ओर भी घूम रहा है, और घूमते घूमते इधर भी ऐसे घूम रहा है, तो इसे कहते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। बट ये 2 वर्ड आपको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि वी कैन ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। आप कहोगे सर ये जब एग्जाम में आते हैं आप लिखा क्यों रहे हो, क्योंकि जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी में सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट देखूंगा तो वहाँ एक लाइन आती है प्लांट फिजियो में कि जो पानी सेल के भीतर से होके जाता है, वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट उसके स्पीड को, उसके मोशन को बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पानी साइटोप्लाज्म है, पानी यहाँ आया, ये खुद ही घूम रहा है, फट से आगे बढ़ा दिया, फिर अगले सेल में गई, फिर वो बढ़ा दिया। तो मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्या होता है, आज साइलेंट नहीं किया, उसको क्या करता है, उसके मूवमेंट को ऐड ऑन कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए मैं इस लाइन को बता रहा हूँ, आगे यूज होगा। लिखो एक लाइन, लिखना, वी कैन सी, देख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इन लिविंग सेल। इन लिविंग सेल, हो गया। बस ऐसे एक लाइन लिख लो, आगे काम आएगी। अभी बस ऐसे डाल के छोड़ दिया गया, ठीक हो गया। अब आगे लिखना,
प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स 70% वाटर, ब्रैकेट में ऑन एवरेज 70% वाटर, ब्रैकेट में ऑन एवरेज। हो गया। अब बेटा ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। लिखना, सीड में कितना पानी है? सीड 10 to 15% वाटर, स्पोर 5% वाटर, हाइड्रोफाइट 90% वाटर, हाइड्रोफाइट 90% वाटर, जेलीफिश 99% वाटर। हो गया। बाकी एनिमल्स का लिखा दूँ, जैसे ह्यूमन का 70%, रहने दो, वो तो ऑन एवरेज 70 लिखे ही हो। जो स्पेशल थे, जो एग्जाम में अलग से आते हैं, वो लिखा दिया मैंने। ठीक, चलो इतना कर लिया। जा सकते हो, जाओ। चलो अगला लिखना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहां ब्रैकेट लिख लेना नीचे, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, मतलब प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर प्रोकैरियोट में भी तो नहीं होता। लेकिन बेटा वहाँ जेनेटिक मैटर न्यूक्लियोइड तो होता है, और यहाँ यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनली है, वहाँ ऑर्गेनली तो नहीं है। ऐसे मत मर्ज कर देना सवाल, पहले से बता दे रहा हूँ, जो तुम्हारे मन में गंदे सवाल आ सकते हैं। कोलोइडल सोल्यूशन नहीं डिसअपियर, कोलोइडल नेचर डिसअपियर हो जाता है। हाँ, तो जो मटेरियल होता है उसके अंदर वो आ जाता है, घुल जाते हैं, होमोजेनस सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा या जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक, आगे देखना, इधर इधर देखो बेटा, ये कोई सेल है। आप अक्सर सेल में ऐसे देखते हो, जो किनारे की ओर होता है ऐसे सेमी ट्रांसपेरेंट सा होता है, और अंदर ऐसे पूरा भरा होता है। हो गया बेटा। जो पेरीफेरल पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। और जो बीच वाला ग्रैनुलर पार्ट है, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ये होता है बेटा ग्रैनुलर, ये होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। जो ग्रैनुलर पार्ट है वो सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, और उसी रीजन में क्या होता है, सेल ऑर्गेनलीज और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लिखना, साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरीफेरल। पेरीफेरल समझते हो ना, चारों ओर, बाहर की ओर। पेरीफेरल PERIPHERAL, FERAL मत लिखना, PHERAL, पेरीफेरल। पेरीफेरल एक्टोप्लाज्म, एक्टो ECTO, एक्टोप्लाज्म, एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म, एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म, एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म। बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म है, अंदर की ओर एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म। हो गया।
लिख लिया? आगे लिखते हैं। एक्टोप्लाज्म इज सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया। आगे लिखना। एंडोप्लाज्म इज ओपेक, ओपेक समझते हो ना, जिसके आर पार ना देख सके हम, OPAQUE, ओपेक। एंड ग्रैनुलर, और दानेदार होता है, एंड ग्रैनुलर, ग्रैनुलर, ओपेक एंड ग्रैनुलर हो गया। आगे लिखते हैं। साइटोप्लाज्म इज साइट, SITE, साइट फॉर metabolic activities like glycolysis, metabolic activities like glycolysis, GLYCOLYSIS। आधे बच्चे पूछेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोलाइसिस है। ये भी 9th में रहा होगा या 10th में, 11th में आगे आएगा अगले चैप्टर। कहाँ पढ़ाया? वर्ड बताया था, पूरा प्रोसेस कहाँ पढ़ाया? पढ़ाया था जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था वो तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था। ग्लाइकोलाइसिस तो सेल प्लांट रेस्पिरेशन में आएगा, मैंने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ाया। बता दिया, पढ़ाया कहाँ है? पढ़ाऊँगा तो हाँ, मतलब वगैरह तो बता रखा है। वो बेटा मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वो तो थोड़ा टफ था, इसीलिए तो उसको थोड़ा सा मैं मूव करा कि पहले इसको पढ़ लो। ठीक, चलो ये कर लिया। अब बेटा अगली हेडिंग बनाना, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलेज। सेल ऑर्गेनेलेज हेडिंग बनाओ, सेल ऑर्गेनेलेज। उसमें टेबल में मैंने बना रखा है, फ्लो चार्ट में मिला। पेन रखो बेटा सारे बच्चे। एक बात सुनो, ये बात बहुत ज़रूरी है, वरना सवाल जब भी आएगा गलत करोगे। सवाल तो बिल्कुल छोटा सा ही है, सुनो बेटा। यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनली में सबसे पहले एक एक ऑर्गेनली पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आपने पहले पढ़ रखा है, सुन रखा है, इसी चैप्टर मैंने सुनाया है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड और स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यही बताया है। अब मैं आपको ये बोलने चल रहा हूँ, आप सुनना इस बात को, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाता है, कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। ये बात सही है कि गलत? सही है सर। कैसे? बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोकैरियोटा है, ये यूकैरियोटा है। यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो देखो 3 कंपार्टमेंट बन गए कि नहीं? बन गए ना? तो बेटा ध्यान देना, यहाँ जो मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी वजह से कंपार्टमेंटाइजेशन हो सकता है और होता भी है। इस बात को मेंशन करो, लिखना। यूकैरियोटिक cells have membrane bound organelles, membrane bound organelles. So
सो compartmentalization observed in these cells is observed in these cells. हो गया। अब प्रोकैरियोटा में नहीं है, ये बात पता चल गई कि लिखाऊं प्रोकैरियोट कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, वो तो अंडरस्टूड है। चलो, यह सवाल बेटा ऐसा नहीं कि मैं अपने से बता रहा हूँ, ये चीज़ एनसीईआरटी ने एक जगह लिख रखा है।